वेलकम टू कंसेप्ट माइंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, आज से हम लोग अपने एथिक्स सीरीज में एक नए टॉपिक में एंटर कर रहे हैं एंड इट इज़ मोरल थिंकर्स एंड फिलोसफर्स। इसमें वेस्ट एंड इंडिया दोनों के फिलोसफर एंड थिंकर्स को पढ़ना होता है। तो अभी हम लोग वेस्ट के साथ शुरू करते हैं एंड हमारे सबसे पहले थिंकर्स और फिलोसफर हैं सोक्रेट्स, सुकरात। ठीक है, तो चलिए एंटर करते हैं और सबसे पहले इनके बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। ही वॉज एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर। ग्रीक सोसाइटी में ये फिलोसफर थे। 470 टू 399 में ये वहां पर रहे थे। इन्होंने कोई किताब नहीं लिखी है, लेकिन इनकी जो फिलॉसफी है, इनके जो शिष्य थे, डिसाइपल थे, प्लेटो, उन्होंने जो रिपब्लिका पुस्तक लिखी उसमें इनका कंटेक्स्ट लिया गया है, इनको रेफरेंस के तौर पे मेंशन किया गया है। ठीक है, इन्हें फादर ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी कहा जाता है एंड सेंटेंस टू डेथ फॉर करप्टिंग यूथ। ये जब अपनी फिलॉसफी दे रहे थे तो उस समय यूरोप में रिलीजन रूल कर रहा था। रिलीजन वॉज वेरी डोमिनेंट देयर इन सोसाइटी। तो रिलीजन ने जब देखा कि ये ऐसी फिलॉसफी दे रहे हैं जो यूथ को रिलीजन से दूर ले जा रहा है और क्रिटिकल थिंकिंग की ओर प्रमोट कर रहा है, लॉजिकल रीजनिंग की ओर, मतलब तर्क और बुद्धि की ओर प्रमोट कर रहा है, तो जो स्टेट था, जो कि रिलीजन बेस्ड स्टेट था, उसने इनको फांसी की सजा सुना दी एंड इनको आप सभी ने पढ़ा होगा कि जहर का प्याला दिया गया और इन्होंने खुशी खुशी जहर का प्याला पी भी लिया। ठीक है, तो चलिए अब जानते हैं कि इनकी फिलॉसफी क्या थी। सबसे पहला एथिकल कंसेप्ट ये कहते हैं कि वर्च्यू इज नॉलेज। जो सद्गुण है, वर्च्यू, ये क्या है? नॉलेज ही, ज्ञान ही सद्गुण है। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये कहते हैं कि इथिकल बिहेवियर स्टेम्स फ्रॉम नॉलेज। किसी व्यक्ति में इथिकल बिहेवियर कहां से आता है? नॉलेज से आता है। इफ अ पर्सन नोज व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, देन ही विल एक्ट अकॉर्डिंग टू द राइट। मतलब अगर कोई व्यक्ति जानता है कि क्या सही है या क्या गलत है, तो वह हमेशा सही काम करेगा। अगर किसी को पता ही नहीं है कि सही या गलत क्या है, तो वह गलती कर सकता है। लेकिन अगर किसी को पता है कि क्या सही है और क्या गलत है, तो वह हमेशा सही को चूजेगा। ये कहते हैं अरिस्टोटल। ठीक है, अब इसमें यह कहते हैं कि जैसे आईएएस अशोक खेमका, ही वॉज नोइंग कि हिज एक्ट इज राइट। इनका कार्य, जो इनका जो एक्शन है वो सही है। जो लैंड ग्रेब केस था उसमें ये चाहे कितने भी पॉलिटिकल ट्रांसफर हुए, कितने पॉलिटिकल प्रेशर हुए, लेकिन इन्हें पता था कि ही वॉज राइट। तो ये अपने उस एथिकल एटीट्यूड के साथ बने रहे और कितने भी ट्रांसफर होते रहे, लेकिन उन्होंने अपना एथिक्स नहीं छोड़ा। मतलब कि वर्च्यू इज नॉलेज। इन्हें नॉलेज थी कि सद्गुण क्या है, गुण क्या है, एथिक्स क्या है, सिविल सर्विसेज के वैल्यूज क्या है, हमारा एज ए सिविल सर्वेंट काम क्या है। तो इन्हें जब पता था काम क्या है, तो चाहे कितने भी प्रेशर आए, इन्होंने अपने काम से कोई समझौता नहीं किया। ठीक है, तो वही बात कहते हैं अरिस्टोटल कि एथिकल बिहेवियर स्टेम्स फ्रॉम नॉलेज। किसी का एथिकल एटीट्यूड कहां से आता है? नॉलेज से आता है, जानकारी से आता है। अगला कहते हैं कि नो वन डज रॉन्ग विलिंगली, इग्नोरेंस कॉज रॉन्ग डूइंग। कोई भी जानबूझ करके कोई गलत काम नहीं करता है। गलत काम कहां से होता है? रॉन्ग डूइंग कहां से होता है? इग्नोरेंस से। मतलब जानकारी नहीं होने पर ही इंसान गलत काम करता है। अगर इंसान को पता हो तो वो गलत काम नहीं करेगा। जैसे हार्श ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स ड्यूरिंग कोविड-19 लॉकडाउन। हमने देखा था बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स या बहुत सारे सोशल वर्कर्स भी, जो हमारे माइग्रेंट वर्कर माइग्रेशन कर रहे थे कोविड-19 में, उनके साथ कठोर व्यवहार किया जा रहा था। जैसे सेपरेट कठोर आइसोलेशन कर दिया जा रहा था। उनके खाने वाने की व्यवस्था भी प्रॉपर नहीं हो पा रही थी। तो लेकिन क्यों नहीं हो पा रही थी? तो अरिस्टोटल कहते हैं, सोक्रेट्स कहते हैं कि ये इसलिए हो रहा था क्योंकि जो ऑफिसर्स थे दे वर इग्नोरेंट। वो नहीं जानते थे कि इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो जब उन्हें पता नहीं चल रहा था कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, तो वो अपने अकॉर्डिंग बिहेव कर रहे थे और वो बिहेवियर गलत था। लेकिन ये उनका इंटेंशन नहीं था, ये उनका क्या था? इग्नोरेंस था, उनकी नासमझी थी। ठीक है, तो हमें ये समझ में आ गया
कि वर्चू इज नॉलेज, सद्गुण ही ज्ञान है या ज्ञान ही सद्गुण है। अगर आपको ज्ञान है तो आप सद्गुणी व्यक्ति हैं, और ज्ञान नहीं है तो आप में कोई गुण नहीं है। ठीक है, मतलब ज्ञान मतलब जानना। ठीक है, नेक्स्ट इनकी फिलॉसफी है अ अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। एक अनएग्जामिन्ड लाइफ मतलब जिस लाइफ की कोई परीक्षा नहीं ली गई है, एक अपरीक्षित जीवन जीने योग्य नहीं है। मतलब कि अगर आप चाहते हैं कि आपको सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिले, एक आपके जीवन का लोग वैल्यू करें, आपको रिस्पेक्ट करें, तो आपको परीक्षा देनी होगी, अपने जीवन मूल्यों की परीक्षा देनी होगी। जैसे सेल्फ रिफ्लेक्शन इज एसेंशियल टू अ मीनिंगफुल लाइफ। सेल्फ रिफ्लेक्शन मतलब आत्मबोध, स्वयं को जानना सबसे जरूरी है अगर आप मीनिंगफुल लाइफ जीना चाहते हैं। तो सबसे पहले स्वयं को जानिए। जैसे महात्मा गांधी, रेसिज्म एंड इनजस्टिस इनके साथ हुआ, साउथ अफ्रीका में ट्रेन से फेंका गया, और इन्होंने क्या किया, सेल्फ रियलाइजेशन किया कि क्या मेरे साथ जो रेसिज्म एंड इनजस्टिस हुआ यह होना चाहिए था, क्या मुझे चुप रह जाना चाहिए क्या? तो इन्होंने सेल्फ रियलाइजेशन किया कि नहीं, मुझे इस अन्याय के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। एंड जो सेल्फ रियलाइजेशन आया, इससे इन्होंने क्या किया, सत्याग्रह शुरू किया। ठीक है, तो अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। तो इनका लाइफ क्या हो गया, इन्होंने अपनी लाइफ को एग्जामिन किया, सेल्फ रिफ्लेक्शन किया। ठीक है, उसी तरीके से अशोका द ग्रेट, आफ्टर कलिंगा वार अशोका ने क्या किया, सेल्फ रियलाइजेशन किया कि क्या बीइंग अ किंग मुझे बड़े स्तर पर, ये जिस तरीके का जेनोसाइडल टेंडेंसी चल रही है, बड़े स्तर पर लोग मारे जा रहे हैं, क्या यह सही है क्या? तो एज अ किंग ही रियलाइज्ड नो इट इज रॉन्ग। तो ये आत्मबोध हुआ, अपने जीवन का, इनके जीवन का परीक्षण हुआ कि नहीं यह गलत है। और जब सेल्फ रियलाइजेशन हुआ तो इन्होंने क्या किया, पाथ टू धर्म, धम्म का पाथ अपना लिया। ठीक है, उसी तरीके से डॉक्टर अंबेडकर, इन्होंने एक्सपीरियंस टू अनटचेबिलिटी, इन्होंने अनटचेबिलिटी को एक्सपीरियंस किया अपने पर्सनल लाइफ में, फिर खुद को क्वेश्चन किया, क्या यह मेरे साथ होना चाहिए, क्या यह सोसाइटी के लिए सही है क्या? तो जब इन्होंने खुद रियलाइज किया और खुद को एग्जामिन किया, तो सोशल जस्टिस मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, इन्होंने सोशल जस्टिस मूवमेंट शुरू किया, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। और फिर सोशल जस्टिस मूवमेंट, एंड फाइनली एज द हेड ऑफ ड्राफ्ट कमिटी ही इनकलकेटेड मोरल वैल्यूज एंड सोसाइटल नॉर्म्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इनके लाइफ का क्या हुआ, एग्जामिनेशन हुआ, और जब इनके लाइफ का एग्जामिनेशन हुआ, इनके साथ अनटचेबिलिटी हुआ, तो इस एग्जामिनेशन ने इनको क्या बना दिया, एक मजबूत इंसान बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट इज मोरल एब्सोल्यूटिज्म। जो कोई भी एथिक्स है वो हमेशा एब्सोल्यूट होना चाहिए। मतलब ये कहते हैं, सोक्रेटिस कहते हैं कि अपने सुविधा के हिसाब से एथिक्स के परिभाषा को बदलो मत, जो सही है वो हमेशा सही है। इफ इट इज ट्रू इट विल बी ट्रू इन एवरी कंडीशन। ठीक है, अब ये कहते हैं कि जो वर्च्यू है, वर्च्यू मतलब जो सद्गुण है, जैसे जस्टिस, करेज एंड विजडम, न्याय, साहस एंड बुद्धिमत्ता, ये कहते हैं कि ये जो वर्च्यू है, सद्गुण है, इज यूनिवर्सल। जो सद्गुण होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं। जिसको भी आप सद्गुण मानते हो, दया, प्रेम, त्याग, तपस्या, जो भी आपके सामने है सद्गुण है, वो यूनिवर्सल है एंड एब्सोल्यूट, और वह कभी बदलता नहीं है। नॉट रिलेटिव, तुलनात्मक नहीं होता है, किसी से तुलना करके उसकी मान्यता स्थापित नहीं होती है। इफ इट इज ट्रू इट विल रिमेन ट्रू इन एवरी कंडीशन। ठीक है, जैसे ये कहते हैं राइट इज ऑलवेज राइट, रॉन्ग इज ऑलवेज रॉन्ग। जो सही है वो हमेशा सही है, जो गलत है वो हमेशा गलत है। नो अमाउंट ऑफ बेनिफिट, कोई भी
अमाउंट ऑफ बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा कि नहीं नहीं आपको इस कंडीशन में आपको झूठ बोलना पड़ा। नहीं, झूठ बोलना है, झूठ बोला है तो झूठ बोला है, वो गलत है। ठीक है, पब्लिक ओपिनियन, अमाउंट ऑफ बेनिफिट एंड और पर्सनल गेन, ये तीनों में से कोई भी कैन जस्टिफाई एन अनएथिकल एक्ट। कोई भी आपके अनएथिकल एक्ट को जस्टिफाई नहीं कर सकता, चाहे कंडीशन कोई भी हो, चाहे पब्लिक ओपिनियन कोई भी हो, चाहे पर्सनल लॉस हो रहा हो, लेकिन आपने अगर गलती किया है तो यह गलत है। ठीक है, मतलब अब्सोल्यूटिज्म की बात करते हैं कि जो एथिकल पैरामीटर्स होते हैं, जो मोरालिटी होती है वो अब्सोल्यूट होती है, उसमें चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल की अगर बात करें कि इनके खुद के पर्सनल लाइफ में हिज रिफ्यूजल टू एस्केप फ्रॉम प्रिजन, जब ये जेल में थे इनको फांसी की सजा दी गई थी। ठीक है, इन्हें सजा दिया गया था कि डेथ पेनल्टी दिया जाएगा और इनको जहर पीना पड़ेगा। तो जब जेल में थे तो जो इनके डिसाइपल्स थे, जो इनके शिष्य थे, उन्होंने एस्केपिंग का एक प्लान बनाया कि इनको जेल से भगा दिया जाएगा, जेल तोड़ करके। जब इनके पास खबर गई तो इन्होंने कहा नहीं, मैं जेल से नहीं भाग सकता, क्योंकि जेल से भागना क्या है, गलत है। इट इज अगेंस्ट द रूल ऑफ लॉ, जो लॉ है उसके अगेंस्ट है। एंड मैं अगर खुद फिलॉसफी देता हूं मोरल एब्सोल्यूटिज्म का, और मैं खुद ही अपने सुविधा के हिसाब से, चाहे मुझे गलत तरीके से ही सजा क्यों ना दी गई हो, लेकिन अगर सजा दी गई है तो आई विल बियर द कंसिक्वेंसेस, तो मैं उस सजा को भोगूंगा। ठीक है, तो इसीलिए नो एक्शन अगेंस्ट रूल ऑफ लॉ, विधि के अगेंस्ट कोई भी काम नहीं करूंगा, चाहे विधि कितनी गलत क्यों ना हो। मैं गलत नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि व्हाट इज विजडम एंड व्हाट इज एथिक्स। मैं सत्य जानता हूं तो मैं सत्य से कभी समझौता नहीं करूंगा। एस्केपिंग वुड क्या है, वायलेट द लॉ, और अगर मैं भागता हूं तो क्या करेगा, लॉ को वायलेट करेगा। गांधी ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, गांधी कहते हैं कि ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस ये दो ऐसे वर्चू हैं जो किसी भी कंडीशन में, हर कंडीशन में रिमेन रहने चाहिए, हर कंडीशन में रहनी चाहिए, इससे कोई कंप्रोमाइजेशन नहीं होना चाहिए। एंड गांधी स्टिक टू द ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस इन हिज लाइफ एंड नो कंप्रोमाइजेशन विथ इट। उन्होंने कहा नहीं, इससे कोई कंप्रोमाइजेशन नहीं होगा। अगर ये दोनों सद्गुण हैं, मैंने माना कि ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस सद्गुण हैं, मेरे जीवन के आदर्श हैं, तो वो हर परिस्थिति में आदर्श हैं, मैं कभी उससे कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। उसी के बाद गांधी कहते हैं प्योरिटी ऑफ मीन्स एंड एंड्स, कहते हैं साध्य और साधन दोनों पवित्र होने चाहिए। अगर मैं फ्रीडम चाहता हूं, फ्रीडम क्या है, एंड्स है, लक्ष्य है, साध्य है, और उस फ्रीडम को प्राप्त करने के लिए मैं ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस को छोड़ देता हूं, मतलब साधन क्या है, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। साधन कैसा है, प्योर है, पवित्र है। तो अगर लक्ष्य को, पवित्र लक्ष्य को प्राप्त करना है तो साधन भी पवित्र होना चाहिए। तो ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस से मैं कंप्रोमाइजेशन नहीं करूंगा। तो ये क्या है, प्योरिटी ऑफ मीन्स एंड एंड्स की मोरल अब्सोल्यूटिज्म है कि अब्सोल्यूट हूं, साध्य और साधन से कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकता, चाहे उसके लिए मुझे अगले 100 साल गुलाम रहना पड़े, लेकिन मैं साधन कभी भी अनैतिक साधन नहीं अपनाऊंगा। ओके, जैसे एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब हिटलर मारा गया एंड जर्मनी सरेंडर्ड, तो वहां पर एक ट्रायल चला, उसको कहते हैं नरेमबर्ग ट्रायल्स। उसमें जो जर्मन ऑफिशियल्स थे उनको कोर्ट में लाया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया। और जब मुकदमा चलाया गया तो ऑफिशियल्स ने कहा, वी वर ऑफिशियल्स एंड वी वर फॉलोइंग द ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट। हमारा कोई दोष नहीं है, हम तो सरकार का जो ऊपर से गवर्नमेंट का ऑर्डर आ रहा था उसको फॉलो कर रहे थे, ऐसा नाजी अधिकारियों ने कहा। लेकिन कोर्ट ने उनके इस आर्गुमेंट को रिजेक्ट कर दिया और कोर्ट ने क्या कहा, जेनोसाइड इन एनी कंडीशन इज ऑलवेज रॉन्ग। नरसंहार किसी भी परिस्थिति में हो वह हमेशा गलत है। तुम्हें अगर कहा गया ऑर्डर फॉलो करने को
तो आप रिजाइन कर सकते थे, आप छोड़ सकते थे, लेकिन आपने छोड़ा नहीं, इसलिए यू आर गिल्टी। ठीक है, तो यहां पर क्या कहा गया कि चाहे कंडीशन कोई भी हो, इफ यू फॉलोड अ रॉन्ग पाथ यू आर गिल्टी ऑफ इट। ठीक है, तो यहां पर जो सोक्रेटिस का मोरल एब्सोल्यूटिज्म है उसका भी एग्जांपल हमने देखा। अब आगे बढ़ते हैं। ये कहते हैं जस्टिस इज वर्च्यू। न्याय, जो जस्टिस है वह क्या है? वर्च्यू है, सद्गुण है। न्याय ही सद्गुण है, न्याय होनी चाहिए किसी भी कंडीशन में। अब जैसे ये कहते हैं कि लीडर्स मस्ट प्रायोरिटाइज जस्टिस ओवर पर्सनल गेन। अपने निजी लाभ के स्थान पर न्याय को प्राथमिकता देना चाहिए। किसको? लीडर्स को, ऐसा सोक्रेटिस कहते हैं। ठीक है, अब जैसे रूलर्स शुड बी वाइज एंड वर्चुअस गाइडेड बाय रीजन एंड एथिक्स। कहते हैं कि रूलर कैसा होना चाहिए? वाइज होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए, वर्चुअस होना चाहिए, जो सद्गुणों को धारण करता है, जिसके अंदर सद्गुण है, एंड गाइडेड बाय रीजन एंड एथिक्स, और वह तर्क और नैतिकता के द्वारा अपने निर्णय ले। ठीक है, कि क्या नैतिक है वही कार्य करे। अब जैसे कंसेप्ट ऑफ राम राज्य, राम राज्य का कंसेप्ट क्या है? कि सबके साथ न्याय, जस्टिस टू एवरीवन, नो डिस्क्रिमिनेशन, यही है राम राज्य का कंसेप्ट। ये क्या है? जस्टिस इज वर्च्यू, जस्टिस ही सद्गुण है। फिर स्वरोचित सोमवंशी, ही इज अ वेरी फेमस IAS ऑफिसर इन मध्य प्रदेश, एंड इनके साथ एक केस हुआ। ये मई जून का महीना था, गर्मी का महीना था, एंड ही वॉज ट्रेवलिंग टू, और वो इंक्वायर कर रहे थे अपने डिस्ट्रिक्ट में एज ए DM। तो उन्होंने, जब वो मई जून के लू, बहुत तेज लू चलती है, उसी दौर में गुजर रहे थे, तो इन्होंने देखा कि बच्चों का एक रिहेबिलिटेशन सेंटर है जहां पर गरीब अनाथ छोटे बच्चे रहते हैं। जब वहां से वो गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि इट वॉज अ वेरी, बहुत तेज लू चल रही है, और वहां पर कोई AC वेसी की व्यवस्था नहीं है, और बच्चे जल रहे हैं, तप रहे हैं, और ऐसी कंडीशन है कि उसमें से हो सकता है कि बहुत जल्दी बहुत सारे बच्चों की मृत्यु हो जाए। तो इन्होंने विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, इन्होंने क्या किया? तुरंत अपने ऑफिस में फोन किया और बोला कि मेरे ऑफिस में 4 AC हैं, चारों खोल करके ले आओ, और अपने ऑफिस का चारों AC मंगवाया और उस बच्चों के रिहेबिलिटेशन सेंटर में लगवा दिया। एंड अगले 4 दिन तक खुद पंखे के नीचे रह करके काम किया। और इसका इंपैक्ट क्या पड़ा? क्योंकि उस समय ऑफिशियल प्रोसेस में जाते तो टाइम लगता, एंड इनके पास फंड की भी कमी थी। फायदा इसका, उनके इस एक्ट का इंपैक्ट क्या पड़ा कि अगले 5-6 दिनों में आसपास के लोगों ने खुद इनके इस कार्य से खुश होकर के, और उन लोगों में एनर्जी आ गई, और उन लोगों ने 5 लाख का फंड इकट्ठा कर लिया, और बच्चों के वेलफेयर के लिए सारी व्यवस्थाएं लोगों ने, आसपास के लोगों ने करवा दी। तो वो लेकिन तब हुआ जब एक सिविल सर्वेंट्स ने जस्टिस डिलीवर किया। उन बच्चों को जस्टिस चाहिए था, तो इन्होंने तुरंत जस्टिस डिलीवर किया कि एज अ किंग, एज अ लीडर मस्ट प्रायोरिटाइज जस्टिस ओवर पर्सनल गेन। तो इन्होंने पर्सनल गेन को प्रायोरिटाइज नहीं किया कि नहीं, मैं बिना AC के भी काम कर सकता हूं, लेकिन उन बच्चों को AC चाहिए। ठीक है, तो ये जस्टिस इज वर्च्यू, इसका ये एग्जाम्पल रहा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि ठीक है, सोक्रेटिस के फिलोसफी हमने देख ली, लेकिन सोक्रेटिस के फिलोसफी के कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो लिमिटेशंस पे आते हैं। सबसे पहला लिमिटेशंस क्या है? ओवर इम्फेसिस ऑन रीजन। इन्होंने रीजन को ओवर इम्फेसाइज कर दिया है कि अगर एब्सोल्यूट है तो एब्सोल्यूट है। जैसे ऑल एथिकल फेल्यूर स्टेम फ्रॉम इग्नोरेंस। कहते हैं कि नैतिकता में जो कमी आती है वो सिर्फ और सिर्फ इग्नोरेंस से आती है। मतलब अगर पता नहीं है तभी व्यक्ति अनैतिक होता है। अगर उसे पता हो कि क्या सही है क्या गलत है तो वो अनैतिक नहीं होगा। इज इट करेक्ट इन एवरी कंडीशन? नो, इट इज नॉट करेक्ट। बहुत सारे लोग जानते हैं कि क्या गलत है क्या सही है, फिर भी गलत करते हैं। IAS अधिकारी जानते हैं कि टेकिंग ब्राइब इज रॉन्ग, बट स्टिल दे टेक, वो लेते हैं। ठीक है, उसी तरीके से इग्नोरिंग इमोशनल एंड सिचुएशनल फैक्टर्स। इन्होंने
भावनाओं और परिस्थितियों को पूरा पूरा इग्नोर किया। नो, इफ इट इज राइट, इफ इट इज वर्च्यू, इट विल रिमेन वर्च्यू इन एवरी कंडीशन। सत्य बोलना सही है तो हर कंडीशन में सही है। अब चाहे आपके सत्य बोलने से किसी की जान जाए फिर भी आपको सत्य बोलने हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। जबकि भगवद गीता क्या कहती है? यस, एथिक्स इज वर्च्यू बट कंडीशन अप्लाई, कंडीशन इज इंपॉर्टेंट। इसीलिए भगवान क्या कहते हैं? युधिष्ठिर को भी कहते हैं कि टेल अ लाई, झूठ बोलो। क्यों? बिकॉज विनिंग ऑफ धर्मा इज नीडेड, धर्म की विजय जरूरी है, इसलिए धर्म के विजय के लिए अगर झूठ भी बोलना पड़े तो झूठ बोलो, लेकिन इंड इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये कहते हैं नहीं, इंड नहीं, मीन्स जो साधन है वह भी इंपॉर्टेंट है और वो हमेशा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो यह क्या है? यह थोड़ा एक्सट्रीम कंडीशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इज इम्प्रैक्टिकल फॉर कॉम्प्लेक्स गवर्नेंस। जैसे डिसीजन मेकिंग में जो पॉलिसीज बनती हैं, पॉलिसीज बनाने में क्या होता है कि हमें बहुत बार अगर सड़क जाना है, रेल लाइन बनने हैं, तो बहुत सारे गांव घर ये सब उस रास्ते में आएंगे और उन्हें हटाया जाएगा। तो ये क्या है? अनइथिकल है, अकॉर्डिंग टू सोक्रेटिस। वो कहते हैं कि इफ इट इज हार्मिंग टू एनीवन इट इज अनइथिकल। तो इससे तो हार्म तो होगा ही। मतलब कि जो यूटिलिटेरियनिज्म का कंसेप्ट है, उपयोगितावाद का विचार है कि अधिकतम लोगों की अधिकतम खुशी जिससे मिलती है वह काम हो जाना चाहिए, इसको ये क्या करते हैं? खारिज करते हैं। मतलब कि यूटिलिटेरियनिज्म का कंसेप्ट को इनके फिलॉसफी में कोई स्पेस नहीं है। तो ऐसे में और गवर्नमेंट कोई डिसीजन ही नहीं ले पाएगी, ठीक है। नेग्लेक्ट ऑफ कंसिक्वेंसेस, ये परिणाम को इग्नोर करते हैं। परिणाम क्या है इससे कोई फर्क नहीं है। व्हाट इज एंड नॉट मैटर बट मीन्स इज इंपॉर्टेंट। मतलब माध्यम महत्वपूर्ण है, तो परिणाम कुछ भी हो और इग्नोर कर देंगे हम कि परिणाम चाहे कुछ भी हो, हमें हमेशा सत्य बोलना है, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। तो इनकी यह भी एक सीमा है। अगली सीमा है कि आइडियलिस्टिक नॉट प्रैक्टिकल। ये बहुत ज़्यादा आइडियल है, प्रैक्टिकल लेकिन नहीं है उतना। जैसे पीपल विल ऑलवेज डू गुड इफ दे नो व्हाट इज गुड। कहते हैं कि लोग हमेशा अच्छा करेंगे अगर वो जानते हैं कि सही क्या है। तो ये क्या है? ये इम्प्रैक्टिकल है, ठीक है। उसी तरीके से वेग डिफिनेशन ऑफ वर्च्यू, सद्गुण के बारे में कहते हैं कि सद्गुण भी क्या है? जस्टिस, करेज, ठीक है। और 2-3 शब्द लेकर के आते हैं कि यही सद्गुण है। तो सद्गुण की सीमा सिर्फ उतनी तक तो नहीं है, ठीक है, स्पष्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज एंटी डेमोक्रेटिक टेंडेंसी में दिखती है। ये कहते हैं कि रूलर जो है उसमें क्या होना चाहिए? पावर होना चाहिए, उसी के पास सारा पावर होना चाहिए, अब्सोल्यूट पावर उसमें होना चाहिए। और उसे अपने पावर का प्रयोग कैसे करना चाहिए? विजडम एंड एथिक्स के साथ, बुद्धिमत्ता और नैतिकता के साथ अपने पावर का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो ये क्या है? ये टेंडेंसी अब्सोल्यूटिज्म की तरफ जा रही है, पावर एब्सोल्यूटिज्म की तरफ जा रही है। जबकि डेमोक्रेसी में क्या होता है? पावर डिसेंट्रलाइजेशन होता है। तो इनका जो कंसेप्ट है यह डेमोक्रेसी से थोड़ा अगेंस्ट जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि सोक्रेटिस के फिलॉसफी के कुछ लिमिटेशंस भी हैं। अब आते हैं कि सोक्रेटिस के फिलॉसफी के मेनी लिमिटेशंस हमने जानने के बाद भी स्टिल हिज फिलॉसफी इज रिलेवेंट एंड वी हैव ऑलरेडी सीन इन मेनी एग्जांपल्स आल्सो कि बहुत जगह पर इनकी फिलॉसफी क्या है? अभी भी महत्वपूर्ण है। जो मूल्य हैं उनकी महत्वपूर्ण रूप से विशेष परिस्थितियों में भी रक्षा की जानी चाहिए, ठीक है। अति महत्वपूर्ण परिस्थिति जब आ जाए तभी मूल्यों से समझौता किया जाए, सामान्य परिस्थितियों में समझौता नहीं किया जाना चाहिए। तो ऐसे में इनके जो फिलॉसफी है वो हम लोगों ने आज समझ लिया, उनके फिलॉसफी के लिमिटेशंस को भी समझ लिया। अब यूपीएससी या कोई भी स्टेट कमीशन अगर इस पर क्वेश्चन पूछता है तो मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से कर पाएंगे। विथ एग्जाम्पल्स हमने इसको जान लिया है, ठीक है। जो पीडीएफ इसका होता है वो आपको डिस्क्रिप्शन में एक चैनल दिया है, चैनल का लिंक है,
उस चैनल को ज्वाइन करते ही आपका इसका PDF भी मिल जाता है, तो ये ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।